झारखंड के लिए बहुत घातक है बालू का अवैध उत्खनन। गढ़वा की घटना से हुआ उजागर, तस्कर कितने दबंग हैं। अरबों के इस कारोबार पर तत्काल अंकुश लगाना जरूरी है। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 3 दिन पहले गढ़वा के बंशीधर नगर की घटना ने झारखंड के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत दे दिया है। उस इलाके में सक्रिय बालू माफियाओं तस्करों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को न केवल कुचलकर मारने की कोशिश की, बल्कि पुलिस प्रशासन के सामने सीना तानकर खड़े हो गए। उस अधिकारी ने बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान शुरू किया तो माफिया तत्वों ने अपनी चाल चली। लेकिन इस घटना से एक बात साफ हो गई है कि झारखंड के लिए ये बेहद घातक साबित होने वाला है, क्योंकि इस कारोबार में कोई बहुत अधिक मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है और इस कारोबार को केवल बाहुबल से ही आसानी से संचालित किया जा सकता है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही बालू कारोबार पर कब्जे के लिए दूसरे राज्यों के माफिया तत्व यहाँ पैर पसारने लगे थे। आज यह कारोबार अरबों रुपए का हो गया है और झारखंड की भौगोलिक स्थिति इन माफिया तत्वों को अपना कारोबार चलाने में खूब मदद करती है। इतनी बड़ी रकम का कारोबार हो और उसमें राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए इस कारोबार में भी राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ और अब इसका लाभ समाज के दूसरे वर्गों तक भी पहुंचने लगा है। गढ़वा की घटना को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। झारखंड में बालू के अवैध कारोबार और इसके परिणाम का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा की खास रिपोर्ट। पिछले साल की शुरुआत में गढ़वा के तत्कालीन उपायुक्त हर्ष मंगला ने जिले में बालू के अवैध कारोबार पर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उस जांच रिपोर्ट में हालांकि गढ़वा जिले के केवल 5 बालू घाटों पर चल रहे कारोबार का जिक्र था, लेकिन अब जब बंशीधर नगर के एसडीएम को बालू माफियाओं द्वारा कुचलने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है तो सहसा उस रिपोर्ट की याद आ गई। ये रिपोर्ट झारखंड में बालू के अवैध कारोबार की पूरी तस्वीर सामने रख देती है। वैसे तो झारखंड के हर जिले में बालू की कालाबाजारी कई सालों से जारी है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी इस पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। इसकी वजह यह है कि खनन विभाग के जिला स्तर के अधिकारी से लेकर पुलिस तक बालू माफिया की मदद करती है। हर्ष मंगला की रिपोर्ट का लबोलुबाब यही था। आइए जानते हैं कि कैसे चलता है ये कारोबार। बालू खरीदने वाले माफिया अधिकांश कोटे को अपने नाम बुक करा लेते हैं। ऐसा बिना खनन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की मिली भगत से हो ही नहीं सकता। जिस सॉफ्टवेयर से बालू बिक्री का काम संचालित होता है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे एक ही पार्टी की तरफ से की जा रही बार बार बालू की खरीद पर रोक लगाई जा सके। कोई भी जितनी बार चाहे बालू बुक कर सकता है। एक सीमा बंधी हुई है कि कोई भी पार्टी एक बार में 2000 CFT बालू खरीद सकता है, लेकिन कितनी बार उस पर रोक नहीं है। एक ही पार्टी सैकड़ों बार घाट से बालू बुक करा लेती है। बालू का कारोबार कितने संगठित तरीके से चलता है, इसका साफ उदाहरण यही है कि बालू ढोने वाला एक ट्रक या हाईवा एक दिन में 24 फेरे तक लगाता है। जाहिर है कि ये गाड़ी किसी एक व्यक्ति के लिए ही होती है। बालू का स्टॉक खनन विभाग की वेबसाइट पर कब अपलोड होगा, इसकी जानकारी केवल कारोबारियों को होती है और वे इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। सरकार को 70 से 75 रुपए प्रति CFT की दर से भुगतान करने के बाद कारोबारी इसे 8 से 10 हजार रुपए में बेच देते हैं। दरअसल झारखंड के पिछड़ने का राजनीतिक कारण चाहे कोई भी हो, हकीकत यही है कि यहाँ की खनिज संपदा जैसे कोयला, बालू और लौह अयस्क ही उसके लिए अभिशाप बन गई है। बड़े पैमाने पर माफिया, बिचौलिए और दुनिया भर के पूंजीपति इस राज्य की संपदा को इतनी बेदर्दी से लूट रहे हैं कि यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य भी खत्म होता जा रहा है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, बालू, पत्थर और अभ्रक के अलावा अन्य खनिजों का जिस पैमाने पर अवैध कारोबार होता है,
यदि उस पर नकेल लग जाए तो यह राज्य न केवल सबसे विकसित हो जाएगा बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा एकत्र आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में खनिजों के अवैध कारोबार में हर महीने करीब 865 करोड़ का लेन देन होता है। इसमें अकेले कोयले का योगदान करीब 3.5 करोड़ का है। इसके बाद लौह अयस्क, पत्थर और बालू का स्थान है। अभ्रक का पूरा कारोबार सरकार की नजरों में अवैध है। इसके अलावा अन्य खनिजों की तस्करी और अवैध कारोबार यहां धड़ल्ले से फल फूल रहा है। इस अवैध कारोबार में माफिया, बिचौलिए और मजदूरों के साथ चालक तथा ट्रक संचालक भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। इनकी संख्या करीब 8.5 लाख अनुमानित है। झारखंड का बजट 91,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक है। इस हिसाब से इस अवैध कारोबार का आकार राज्य सरकार के बजट का 10% से अधिक है। हर साल इतने बड़े पैमाने पर काली कमाई ने राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया है। झारखंड में बालू के अवैध कारोबार का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। अनुमान के अनुसार राज्य में बालू का अवैध कारोबार भी करीब 100 करोड़ रुपए हर महीने का है। और सबसे दिलचस्प यह है कि ये राज्य के हर जिले में बेरोक टोक चल रहा है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से अक्सर राज्य में होने वाले खनिजों के अवैध कारोबार की चर्चा होती रहती है। पिछली सरकार में तो शीर्ष स्तर पर इस पर रोक लगाने की हिदायतें लगभग हर बैठक में दी जाती थीं, लेकिन न कभी इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई और न ही किसी ने इस पर ध्यान ही दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये अवैध कारोबार आज इतना फैल चुका है कि इसने राज्य की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक को अपनी जाल में लपेट लिया है। जाहिर है इतने बड़े अवैध कारोबार का हिस्सा अकेले कारोबारी नहीं लेते होंगे। इसका लाभ कुछ राजनेताओं, पुलिस प्रशासन के कतिपय अधिकारियों और खनन उद्योग से जुड़े लोगों तक पहुंचता है। समय समय पर इसके बारे में खबरें भी आती रहती हैं। खनिजों के अवैध कारोबारियों की पैठ इतनी गहरी हो चुकी है कि उनका नेटवर्क इतना सशक्त हो चुका है कि उन पर हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं होती है। यदि कोई अधिकारी इन तत्वों पर हाथ डालने की हिम्मत करता है तो बंशीधर नगर जैसी घटना होती है या फिर उसका तबादला कर दिया जाता है। अब वक्त आ गया है कि इस अवैध कारोबार पर सख्ती से नियंत्रण लगाया जाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब धनबाद के कोयला माफिया की तरह बालू माफिया भी झारखंड की तकदीर तय करने लगेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।